हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब पर। तो आज अगली सीरीज में हम पढ़ेंगे मिस्र बंधुओं को। चलिए देखते हैं मिस्र बंधुओं को। तो मिस्र बंधुओं का जन्म जो है कहाँ पर, इंटौजा लखनऊ उत्तर प्रदेश में, कह रहे हैं इंटौजा लखनऊ उत्तर प्रदेश में मिस्र ब्राह्मण गोत्र में उत्पन्न होने वाले तीन भाइयों ने मिलकर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का विकास किया। इन तीनों भाइयों के नाम थे पंडित गणेश बिहारी मिश्र, राव राजा श्याम बिहारी मिश्र जो डीएलएड साहित्य वाचस्पति थे, और राय बहादुर डॉक्टर सुखदेव बिहारी मिश्र, ये भी डीएलएड साहित्य वाचस्पति थे। मिस्र बंधु विनोद, जिसका भाग ये 4 भागों में है। मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में है, तो ये 4 भागों में है। इसका प्रकाशन वर्ष देखते हैं तो प्रथम 3 भागों का प्रकाशन वर्ष 1913 ईस्वी में और चतुर्थ भाग का प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी में। तो प्रथम 3 भागों का प्रकाशन वर्ष कब होता है, 1913 ईस्वी में, यानी कि प्रथम द्वितीय तृतीय का प्रकाशन वर्ष 1913 ईस्वी में होता है और चतुर्थ भाग का 1934 ईस्वी में होता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, तो विशेषताओं को देखेंगे कि इस पुस्तक में लगभग 500 कवियों को स्थान दिया गया। वास्तविक इनकी जो संख्या है वो 4591 है। अनेक अज्ञात कवियों को भी इसमें शामिल करके उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसमें जो है अनेक अज्ञात कवियों को भी इसमें शामिल करके अनेक साहित्य यानी कि उनके जो है साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है। अब कवियों के जीवन चरित्र के वर्णन के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला गया है। यानी कि कवियों के चरित्र पर तो वर्णन किया ही है इन्होंने, साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला गया। अगला है कि इसमें तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए भी कवियों की विविध श्रेणी बनाने का प्रयास किया गया है। जैसे कि इसमें तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण किया इन्होंने और उसको करते हुए कवियों की विविध श्रेणियां बनाने का प्रयास किया गया। हिंदी साहित्य इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम मिस्र बंधुओं यानी कि मिस्र बंधु विनोद में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये वाला कि जो है हिंदी साहित्य के इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम मिस्र बंधुओं विनोद में ही प्राप्त होता है। अगला देखेंगे कि इसमें प्रमुख कवियों का विवरण समालोचना साहित्य विस्तार से यानी कि साहित्य विस्तार से दिया गया और सामान्य कवियों की जो यहाँ पर सामान्य कवि थे उनकी केवल नामावली ही संक्षिप्त सूचनाओं के साथ दे दी गई है। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो जितने प्रमुख कवि थे उनका विवरण समालोचना सहित व्याख्यापूर्ण थे, मतलब व्याख्या पूर्वक दिया गया है, और जो जितने सामान्य कवि थे, छोटे मोटे कवि थे, उनको जो है ये नामावली ही केवल इनकी संक्षिप्त सूचनाओं के रूप में दी गई है। ग्रियर्सन की पद्धति का अनुसरण करते हुए इसमें प्रत्येक कवि की एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की गई है। बाद में मिलने वाले नए कवियों का समावेश उचित साहित्य पर किया गया है। यानी कि ग्रियर्सन के जो यहाँ से पूछे कि मिस्र बंधुओं ने किसकी पद्धति का अनुसरण किया है, तो इन्होंने ग्रियर्सन की पद्धति का अनुसरण किया है और इसमें प्रत्येक कवियों को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की गई है। बाद में जो है मिलने वाले नए कवियों का समावेश उचित स्थान पर किया गया है। आधार ग्रंथ इसके देखेंगे तो इस ग्रंथ की रचना करने के लिए मिस्र बंधुओं द्वारा पूर्व रचित निम्नांकित रचनाओं एवं स्रोतों का सहारा लिया गया है। तो इन्होंने किसका लिया, तो पहले इन्होंने लिया कवियों के स्वरचित ग्रंथों को, फिर दूसरा इन्होंने लिया कवियों शिव सिंह सरोज तथा अन्य प्राचीन संग्रह को, फिर तीसरा इन्होंने
द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। फिर चौथा क्या है कि मुंशी देवी प्रसाद जो जोधपुर के लेखक हैं, जोधपुर के लेख, तो मुंशी देवी प्रसाद और जोधपुर के लेख। और 5वें नंबर पे है मिस्र बंधुओं की शोकीय जांच एवं किंवदंतियाँ। और 6ठे नंबर पे है काशी नागरिक प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे नोट दिया हुआ है, तो नोट में देखेंगे जो 1900 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा काशी के ने हिंदी में हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य प्रारंभ किया। कब? 1900 ईस्वी में। और नागरिक प्रचारणी सभा ने क्या किया? हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य प्रारंभ किया। और इसमें जो है इसके खोज कार्य के निरीक्षक पहले कौन बने थे? 1900 से 1908 तक श्याम सुंदर दास थे। इस श्याम सुंदर दास इस कार्य खोज के निरीक्षक थे। और 1908 से 1916 ईस्वी तक श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र इसके निरीक्षक रहे। इस खोज में नित्य नए नए कवि मिलते और गए। और श्याम भी तो क्या कह रहे हैं कि इस खोज में नए नए कवि मिलते गए और इन सभी कवियों का परिचय मिस्र बंधुओं को होता गया। इसी जानकारी को इन्होंने मिस्र बंधु विनोद पुस्तक में शामिल कर दिया। अब 7वें नंबर पे है कि 7वें नंबर पे इन्होंने क्या किया कि इस पुस्तक को प्राप्त करने में विभिन्न हिंदी प्रेमियों ने भी इस पुस्तक को प्रस्तुत करने में है यहाँ पे, तो इस पुस्तक को प्रस्तुत करने में विभिन्न हिंदी प्रेमियों ने भी कवियों के विवरण भेजकर मिस्र बंधुओं की सहायता की थी। खोज कार्य चला था, तो इसका खोज कार्य कब तक चला था? 1900 से 1921 तक। तो 1900 से चला था, तो इसके 1900 से 1908 तक कौन थे इसके कौन रहे इसके खोज कार्य निरीक्षक कौन थे? तो 1900 से 1908 तक थे श्याम सुंदर दास थे। और 1908 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक श्याम बिहारी मिश्र तथा एवं सुखदेव बिहारी मिश्र थे। अब देखेंगे 8वें नंबर पे कि यह ग्रंथ 2250 पृष्ठों पे लिखा गया है। ग्रंथ जो 2250 पृष्ठों पर लिखे, यानी कि 2250। और ये 9वां नंबर है कि मिस्र बंधुओं द्वारा रचित अन्य रचना है, तो हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी के। और नोट इसमें क्या है कि हिंदी नवरत्न इसमें निम्न 9 कवियों का वर्णन मिलता है। जो हिंदी नवरत्न है इसमें निम्न 9 कवियों का वर्णन मिलता है। वो 9 कवि कौन कौन से हैं दिया गया है, तो तुलसीदास हैं, सूर्यदास, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु में है भूषण, वामतीराम, केशव, कबीर और चंद और हरिश्चंद्र। ठीक, अब इनका काल विभाजन देखेंगे। मिस्र बंधुओं के द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य को 8 कालखंडों में निम्न अनुसार विभाजित किया गया। तो जो है संपूर्ण इन्होंने कितने कालखंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया? तो 8 खंडों में इन्होंने विभाजित किया था। और इन्होंने प्रारंभिक काल जो 1907 विक्रम संवत से 1944 विक्रम संवत है। हम देखेंगे ये जो आरंभिक काल है ये 700 से आरंभिक काल 700 विक्रम संवत 700 विक्रम संवत से 1444 तक है। और आरंभिक काल के इन्होंने 2 भाग किए थे। वो 2 भाग हैं पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। तो इन्होंने पूर्व आरंभिक काल का समय क्या रखा? पूर्व आरंभिक काल 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत। तो आरंभिक काल का समय था 700 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत तक। और इसके अंतर्गत इन्होंने 2 भाग किए थे। वो भाग थे पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। तो उत्तर आरंभिक काल का समय 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत तक। और दूसरा था इनका जो उत्तर आरंभिक काल को इन्होंने
1344 विक्रम संवत से, यानी कि विक्रम संवत 1344 से 1444 विक्रम संवत तक इन्होंने रखा। फिर दूसरा इन्होंने क्या किया था, दूसरा इन्होंने माध्यमिक काल किया। तो माध्यमिक काल का समय इन्होंने 1645 ईस्वी विक्रम संवत से 1400 है, तो इन्होंने माध्यमिक काल का समय विक्रम संवत 1445 से विक्रम संवत 1680 तक विक्रमी तक इन्होंने रखा। तो ये माध्यमिक काल का समय 1445 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत इन्होंने रखा, जिसके अंतर्गत इन्होंने दो भाग किए माध्यमिक काल का भी। तो पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल, इसके भी इन्होंने दो भाग किए, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो इन्होंने जो पूर्व माध्यमिक काल है उसका समय इन्होंने क्या रखा, वह पूर्व माध्यमिक काल का समय 1445 विक्रम संवत से 1560 विक्रम संवत तक। ठीक, इन्होंने जो पूर्व माध्यमिक काल है उसका समय रखा 1445 विक्रम संवत से 1560 विक्रम संवत का, और जो इन्होंने प्रौढ़ माध्यमिक काल रखा उसका 1561 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत तक समय रखा। ठीक, अब फिर इन्होंने अलंकृत काल को किया तीसरे नंबर पे इन्होंने अलंकृत काल किया। अलंकृत काल का समय 1681 विक्रम संवत से 1889 विक्रम संवत तक किया। ठीक, तो उसके अंतर्गत इन्होंने भी दो भाग किए, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। तो अलंकृत काल के अंतर्गत इन्होंने दो भेद किए, पूर्व अलंकृत काल एवं उत्तर अलंकृत काल। तो पूर्व अलंकृत काल का समय है, पूर्व अलंकृत काल का समय है 1881 विक्रम संवत से 1790 विक्रमी संवत। तो ये पूर्व अलंकृत काल का समय 1681 विक्रम संवत से 1790 विक्रम संवत है, और उत्तर अलंकृत काल का समय है 1791 से विक्रम संवत से 1889 विक्रम संवत तक रखा इन्होंने। फिर इन्होंने उत्तर काल का समय क्या किया, उत्तर अलंकृत काल का 1791 विक्रम संवत से 1889 विक्रम संवत तक किया। फिर चौथा इन्होंने किया परिवर्तन काल का। तो परिवर्तन काल का समय रखा 1890 से 1925 विक्रम संवत तक। तो परिवर्तन काल का समय क्या रखा इन्होंने, 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत तक। फिर इन्होंने क्या किया वर्तमान काल का। तो वर्तमान काल का इन्होंने 1926 विक्रम संवत से अद्यतन तक, यानी कि अब तक चल ही रहा है। अब नोट क्या है, मिस्र बंधुओं का यह काल विभाजन ग्रियर्सन की अपेक्षा प्रौढ़ यानी कि विकसित है, परंतु निम्न दो कारणों से यह काल विभाजन वर्तमान में स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्या कह रहे हैं कि ये जो मिस्र बंधुओं का है यह काल विभाजन ग्रियर्सन की अपेक्षा प्रौढ़ विकसित है, परंतु निम्न दो कारणों से यह काल विभाजन वर्तमान में स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्या है वो दो कारण, इसमें हिंदी को पीछे ले जाकर अपभ्रंश काल को समाविष्ट कर लिया गया है, यानी कि वो पीछे चले गए और अपभ्रंश काल को भी अपने उसमें समाविष्ट कर लिए। दूसरा क्या कारण था कि कालों के नामकरण एक जैसी पद्धति पर नहीं किए गए हैं, जैसे कि आरंभिक व अलंकृत काल के उपविभाजन में पूर्व और उत्तर शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि माध्यमिक काल के उपविभाजन में उत्तर के स्थान पर प्रौढ़ शब्द से काम लिया गया है, यानी कि प्रौढ़ शब्द काम में लिया गया है। तो इस कारणों से ये जो है इसको जो है क्या कह रहे हैं कि इसको इनका विभाजन वर्तमान में स्वीकार नहीं किया गया। ये दो कारण थे। अब देखेंगे हम आगे। तो विशेष क्या तथ्य क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह या प्रकांड कविवृत्त संग्रह तथा मिस्र बंधुओं को परिश्रमी संकलन करता कहकर पुकारा है। तो उन्होंने क्या कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधुओं को
बड़ा भारी कविव्रत संग्रह, प्रकांड कवि यानी कि प्रकांड कविव्रत संग्रह तथा मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहकर पुकारा। तो आज के लिए हम एक ही राइटर को आज देखेंगे। तो यही थे आज के लिए, इनको देख लेते। कल से हम देखेंगे, कल देखेंगे हम रामचंद्र शुक्ल को। फिर हमारा आ जाएगा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का थोड़ा ज़्यादा है तो इनको देख लेंगे। फिर उसके बाद जो छोटे मोटे बचेंगे फिर उनको कल पर अगले सीरीज में देखते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे सभी को। और आपको कैसा लगा ये भी अपना कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर जाहिर करिएगा। मतलब कि आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा भी लगा जो भी बताइएगा। तो राधे राधे सभी को। मिलते हैं कल नए सीरीज के साथ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन हम देखेंगे, उन्होंने कैसा किया। ठीक है।